हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स सुबह 6:30 बजे। इस बात का ध्यान रहे कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और वही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम पुट अप करते हैं जो आने वाले एग्जाम के अंदर सीधे जो पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज अपनी डेली करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। उसके बाद एक के बाद एक क्वेश्चन हम पुट अप करेंगे। पहले मैं कुछ मोटिवेशन के साथ, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। जो जल होता है ना, जल को जब बर्फ में बदलते हैं ना तो वक्त लगता है। सूरज को निकलने में वक्त लगता है। जब रात भर की यात्रा के बाद जब मॉर्निंग के अंदर सूरज निकलता है तो उनको वक्त लगता है। किस्मत को तो हम नहीं बदल सकते, क्योंकि जब किस्मत के कोई भरोसे रहता है तो वहीं पर रहता है। लेकिन हम किस्मत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। लेकिन अपना अगर हौसला बुलंद हो, आगे बढ़ने की हिम्मत हो और आप मेहनत कर सकते हो तो आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हो। लेकिन जिंदगी के अंदर यही कहते हो कि सब कुछ किस्मत से होता है, तो आपकी ये भूल है। इसी के साथ अपन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज की शुरुआत करते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान है ना, आसियान क्या है? आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो आसियान है, उनके विदेश मंत्री है। विदेश मंत्रियों की जो बैठक होगी उनका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो आयोजन है वो किया जाएगा लाओस के अंदर। कहां पर किया जाएगा? लाओस। और लाओस कहां पर है? वियतनाम के अंदर। वियतनाम के अंदर जो लाओस एक बहुत बड़ा शहर है, उस शहर के अंदर इनकी जो आसियान की बैठक है, जो विदेश मंत्रियों की बैठक है, उनका आयोजन किया जाएगा। लेकिन देखो, भारत की ओर से अध्यक्षता कौन करेगा? किसकी ओर से? हमारे देश भारत की ओर से, तो वो है एस जयशंकर। जो एस जयशंकर जी हैं वो हमारे कौन है? विदेश मंत्री। जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं वो भारत की ओर से अध्यक्षता करेंगे और अपना नेतृत्व रखेंगे कि आसियान के अंदर आने वाले समय के अंदर जितने भी देश इससे जुड़े हुए हैं, उन सदस्यों या उन सदस्यों के आसपास के देशों में जो आतंकवाद की जड़ है उनको समाप्त करना, विकास को नया आयाम देना और आयात और निर्यात के जो टैक्स लगते हैं उनमें थोड़ी कटौती करते हुए आगे बढ़ना है। इस बात को लेकर इनकी विदेश मंत्री है, इनकी बैठक होती है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि आसियान क्या है, आसियान की बैठक कहाँ होती है और आसियान के कहाँ सदस्य हैं, कौन कौन से सदस्य हैं। तो देखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, साउथ ईस्ट नेशन जो आसियान है, आसियान का देखो सबसे पहली बात तो आसियान की स्थापना कब हुई? तो
इस बात का ध्यान रहे कि आसियान की स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 के अंदर स्थापना हुई थी। 8 अगस्त 1967 के अंदर है तो आसियान की स्थापना हुई थी। और इनका जो मुख्यालय है ना, ये है जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। जकार्ता जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर आसियान का मुख्यालय है। और आसियान के जो सदस्य देश है ना, कभी कभी बहुत सारे एग्जाम के अंदर जो रेलवे और विशेषकर डिफेंस और एसएससी के एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य आसियान से जुड़ा हुआ नहीं है, या कौन सा देश है जो आसियान से जुड़ा हुआ नहीं है। तो बहुत सारे देशों की लिस्ट देते हैं और उस लिस्ट में से एक नाम जो नई सदी से जुड़ा हुआ है तो उनका दे देता है। तो इस बात का भी ध्यान रहे। तो मैं आपको आसियान के जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, 10, और 10 के 10 में नाम लिखकर दे रहा हूं। और उस नाम को विशेष तौर से उसमें जरूर लिखना, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला देश है वो है ब्रुनेई, दारुसलेम, ब्रुनेई दारुसलाम फर्स्ट देश है। उसके बाद सेकेंड नंबर कंबोडिया, थर्ड नंबर इंडोनेशिया, फोर्थ नंबर लाओस, फाइव नंबर मलेशिया, सिक्स नंबर म्यांमार, सेवन नंबर फिलीपींस, एट नंबर सिंगापुर, नाइन नंबर थाईलैंड, और 10 नंबर है वो है वियतनाम। तो ये 10 देश हैं, सदस्य देश हैं। इस बात का ध्यान रहे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण देशों में से एक है, क्योंकि आसियान से जुड़े हुए देश हैं और एग्जाम के अंदर इनमें से कौन सा नहीं है इससे संबंधित लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। और अगले क्वेश्चन क्या है, आप इस बात का ध्यान रहे कि स्मार्ट सिटी योजना क्या है। स्मार्ट सिटी योजना की अवधि बढ़ाकर 25 जुलाई 2025 कर दी गई है। इस योजना की शुरुआत कब हुई। तो स्मार्ट सिटी योजना है ना, स्मार्ट सिटी योजना की जो अवधि है, अवधि को बढ़ाकर कब कर दी गई, जुलाई 2025 कर दी गई है। लेकिन इस योजना की शुरुआत कब हुई। स्मार्ट सिटी योजना बहुत ही महत्वपूर्ण भारत की योजना है, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि इसमें करीबन 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट था शुरुआती दौर से।
और उसके बाद सरकार ने और इनको बढ़ाया गया कि भारत के इस प्रकार से 100 शहरों को चुना जाए और उस शहरों को इस प्रकार से विकसित किया जाए कि लोगों को, वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो उपलब्ध हो सके, लोगों का जीवन सुखी हो सके और हमारा देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आगे बढ़ सके और विकसित हो सके। इस बात का ध्यान रखते हुए इस योजना की शुरुआत की थी 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत हुई थी। इसके अंदर कितने शहरों को शामिल किया गया था और इसके अंदर कितने शहर थे? 100 शहर थे। 100 शहरों को शामिल किया गया था और ये योजना बहुत ही प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से शुरू की गई थी। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि भारत का आज तक 10 वर्षों के बावजूद भी आज तक एक भी स्मार्ट शहर नहीं बन पाया। ठीक है, तो इनकी अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? जुलाई तक। और इनका देखो, इस योजना का उद्देश्य क्या था? इसका था कि स्मार्ट समाधान के माध्यम से स्मार्ट समाधान का माध्यम से नागरिकों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना। तो देखो, इस बात का भी ध्यान रहे कि स्मार्ट सिटी का क्या उद्देश्य था कि स्मार्ट समाधानों के माध्यम से नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं, जो मूलभूत जरूरत की सुविधाएं, उन जरूरत की सुविधाओं को उनको उपलब्ध कराना और उनके जीवन में बदलाव लाना, ये सबसे उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, उसके साथ साथ में क्वेश्चन नंबर जब हमारा 2 हो गया है तो इनके बीच में एक मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं, वो है लक्ष्य सीरीज। लक्ष्य सीरीज के अंदर आप ध्यान रहे कि इसके अंदर वही स्मार्ट छोटे छोटे क्वेश्चन को पुट अप करते हैं जो लक्ष्य सीरीज में होने चाहिए और एग्जाम के अंदर वही सीधे क्वेश्चन आए। लक्ष्य सीरीज के अंदर सबसे बड़ी बात कर रहा हूं मैं कि शंघाई सहयोग संगठन। तो शंघाई सहयोग संगठन क्या है, इनका मुख्यालय कहां पर है, इनकी स्थापना कब हुई थी और इनके कितने सदस्य हैं, इस बात का भी ध्यान रहे। तो शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना सबसे पहले, और ये स्थापना हुई थी 2001 के अंदर। भारत सदस्य कब बना? ये बना 2017 के अंदर। सदस्य संख्या कितनी है? सदस्य संख्या है टोटल 10। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो शंघाई सहयोग संगठन है, इनकी स्थापना कब हुई? 2001 के अंदर हुई थी। इन भारत सदस्य कब बना? 2017 के अंदर बना। और इनके सदस्य संख्या कितनी है? 10 है। और 10वां सदस्य कौन से है? तो ये 10वां सदस्य है बेलारूस। और इनका मुख्यालय कहां पर है? और मुख्यालय है शंघाई चीन के अंदर ही, चाइना के अंदर, क्योंकि ये शंघाई चाइना का ही एक शहर है, इसलिए इनका मुख्यालय भी शंघाई के अंदर ही है। इस बात का भी ध्यान रहे। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3। ये लक्ष्य सीरीज आप जरूर एक साइड में नोट्स कीजिए हमेशा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर, आने वाले एग्जाम के अंदर पुट अप हो सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपोर्टेंट है मनोज वाजपेयी द
डेफिनेटिव मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि द मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक है, इनके लेखक कौन है? देखो, एक तो होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी का मतलब है कि आपके जीवनी है जो किसी कोई और व्यक्ति लिखे, किसी के द्वारा लिखी जाए आपकी जीवनी, तो वो होता है बायोग्राफी। और आप अपनी जीवनी, आप अपने जीवन के अंदर क्या क्या घटित हुआ उसको स्वयं लिख रहे हो, इसका मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी। इस बात का भी ध्यान रहे, एक बायोग्राफी जो दूसरे को लिखते हैं, एक ऑटोबायोग्राफी जो आप स्वयं लिखते हो। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, तो इसके कौन है लेखक? तो ये है पीयूष पांडे। जो पीयूष पांडे हैं, मनोज वाजपेयी के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है, क्योंकि आने वाले एग्जाम से संबंधित एक क्वेश्चन पुस्तकों से जरूर पुटअप हो सकता है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कि रुद्रम 1 मिसाइल किस संगठन या संस्था द्वारा विकसित की गई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है कि रुद्रम 1 मिसाइलें किस संगठन या संस्थान द्वारा है जो विकसित की गई है, और वो संगठन और संस्थान है DRDO। कौन सा? जो भारत को डिफेंस के मामले में, हथियारों के मामले में, मिसाइल्स के मामले में, मतलब देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो सबसे बड़ा काम कर रहा है ना, वो कर रहा है DRDO। आपने सुना होगा तेजस, जो हल्का लड़ाकू विमान है, उनका निर्माण भी जो हमारी स्वदेशी तकनीक के तहत DRDO ने किया है। तो DRDO बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी मिसाइल्स का निर्माण करता है और हमारे भारत के लिए एक विकास की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, और सेना को आत्मनिर्भर करने का बहुत ज़्यादा ये प्रयास कर रहा है। कौन कर रहा है? DRDO। ये रुद्रम मिसाइल है, इसका भी निर्माण DRDO ने भी किया है। तो क्या है DRDO? DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये है DRDO की फुल फॉर्म। और उसके बाद DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना हुई थी 1958 के अंदर, और इनके वर्तमान में अध्यक्ष निर्देशक कौन है? तो वो है डॉक्टर सामित कामत।
डॉक्टर समीर कामत हैं जो DRDO के निर्देशक हैं। बहुत ही अच्छा एक डिपार्टमेंट है भारत का जो हथियारों के मामले में भारत सरकार को तीनों सेनाओं को आत्मनिर्भर करने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद देखो अगला मैं कुछ लक्ष्य सीरीज के क्वेश्चन बताना चाहूंगा, क्योंकि लक्ष्य सीरीज भी मेरा उद्देश्य साथ साथ चलाने का है, तो इस बात का भी ध्यान दें, क्योंकि लक्ष्य सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पुटअप होते हैं। तो लक्ष्य सीरीज देखो, लक्ष्य सीरीज फर्स्ट हो गई, लक्ष्य सीरीज सेकंड। तो लक्ष्य सीरीज सेकंड का फर्स्ट है वो है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो भारतीय भाई साहब थे वो बुरी तरह से हारे हैं और उसकी जगह पर अब ब्रिटेन के नए राष्ट्रपति बने हैं और वो नए जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने स्टारमर जो ये है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इनकी पार्टी का नाम क्या है? ये पार्टी का नाम है लेबर। कौन सी पार्टी है? लेबर पार्टी से है और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और उसके बाद लक्ष्य सीरीज का सेकंड जो नॉर्मेडिक है, नॉर्मेडिक युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य? जो नॉर्मेडिक युद्ध अभ्यास है वो नॉर्मेडिक युद्ध अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये किन किन देशों के मध्य है? तो ये है भारत और मंगोलिया। भारत प्लस मंगोलिया नामक देश है और उस मंगोलिया और भारत के मध्य जो एक युद्ध अभ्यास है वो है नॉर्मेडिक। और उसके बाद अगला तो मैं कुछ एक मोटिवेशन कहानी सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद हम आज की क्लास को यहीं पर पूर्ण करेंगे। एक परिवार के अंदर, एक घर के अंदर एक दादा और पोता इस घर के अंदर एक बातचीत कर रहे थे। दादा ने कहा कि बेटा बाजार जाओ और अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम के अंदर आप ऐसे करो 2 पौधे ले आओ, अच्छे ढंग के देकर 2 पौधे ले आओ, लेकिन दोनों पौधे स्वयं वक्त एक बराबर होने चाहिए और एक ही पेड़ के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नीम का ले आओ एक बरगद का ले आओ, ऐसा नहीं, पौधे दोनों सेम होने चाहिए। और पोता बाजार गया और बाजार जाने के बाद 2 पौधे ले आए। तो पौधों को एक पौधे को तो लगाया घर के अंदर और एक पौधे को लगाया घर के बाहर। ये 1 नंबर और ये 2। तो एक पौधे को तो घर के अंदर लगाया और दूसरे पौधे को घर के बाहर लगाया। उसके बाद पोते ने दादा से कहा कि दादाजी जो घर के अंदर पौधा है वो आप देखना कि आने वाले समय के अंदर ये सबसे बड़ा होगा, हरा भरा होगा, लेकिन जो घर के बाहर का पौधा है कि हो सकता है कि कोई जानवर खा दे, कोई आंधी बारिश से टूट जाए, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाए। तभी दादा ने कहा कि बेटा ऐसा करो कि तुम कुछ समय के लिए 2-3 साल के लिए तुम कहीं शहर में चले जाओ, फिर कुछ पढ़ाई करने के लिए चले जाओ और जब आप 2-3 साल बाद वापस आना तो इसको देखना कि कौन सा पौधा बड़ा होगा, कौन सा पौधा विकसित होगा। तो जैसे ही 3 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 3 वर्ष के बाद जब पौधा वापस आया दादाजी का, तब उन्होंने देखा कि घर का पौधा तो था जो बिल्कुल इतना सा ही था, इतना सा, लेकिन जो बाहर का पौधा था ना,
जो बाहर का पौधा बहुत बड़ा विकसित हो गया, बहुत बड़ा। तो जब पौधे ने आकर दादाजी से पूछा कि दादाजी ऐसा क्या हुआ कि जो घर के अंदर का पौधा था तो वो तो बिल्कुल अभी भी छोटा ही है, और जो घर के बाहर का पौधा है जो बहुत हरा भरा, और ये इतना बड़ा कैसे हो गया? तब दादा ने कहा कि बेटा जो घर के बाहर का पौधा था इसने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया है, बहुत सारी समस्याओं को देखा इसने, आंधी तूफान, पशुओं से, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी इसने धूप को सहन किया है। तब जाकर जब ये इतने प्रॉब्लम से गुजर कर जब ये बड़ा हुआ और इन सब को पीछे रखकर जो बहुत बड़ा उठा है, इसी प्रकार से घर के अंदर का पौधा था, इनको तो किस भी लगा ही नहीं तो इनको गर्म हवा लगी, नहीं तो ठंडी हवा लगी, इसलिए वो घर के अंदर ही था। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भी घर के अंदर दुबक कर मत बैठो, बाहर आओ और कुछ करो। जब तक जीवन के अंदर आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे, जब तक आप आगे बढ़ने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब आप एक बार घर से निकल के बहुत सारी प्रॉब्लम को आकर आपने जिंदगी के अंदर उनको सॉल्व कर लिया, उनको फेस किया ना, तो आगे आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा खुशी। आप कंपटीशन की लाइफ को देखो। तो इसी के साथ अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।